अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 29 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। हाइब्रिड वालों आवाज़ तस्वीर ओके है? अच्छा जी। अच्छा जी, ये आज आप अपना होमवर्क ज़रा नोट कर लें पहले। बिस्मिल्लाह, ज़रा होमवर्क नोट करने से करें। आइए 16 के 2 सवाल आपको कहे थे पास पेपर 1 और 4। कितने बच्चे दोबारा करके आए? सर वो पहले किए हुए थे। नहीं, मेरा मशवरा है एक बार सब कर लीजिएगा, ठीक है? फिर मैं इनको क्विकली डिस्कस करूंगा, जैसे आज पास पेपर 4 बारबरी सीमेंट मैंने डिस्कस कर दिया एंड पे, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद IAS 36 में पास पेपर 2 आपका होमवर्क में आपने ट्राई करना है, देखो होता है या नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन बैंक 1 से 4 चारों करने हैं और सारे MCQs आपने करने हैं, ठीक है जी? पास पेपर 2 को वैसे एक नज़र डालते हैं, इतना लंबा सवाल है, करना क्या है इसमें। वो कहते हैं जी, कैलकुलेट फॉलोइंग, ऑल्सो सबमिट योर एक्सप्लेनेशन इफ नेसेसरी, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट और इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी एट 30 जून। अब सवाल के अंदर 1 अक्टूबर पे वो कोई इन्हांसमेंट करना चाह रहे हैं, एक प्लांट ख़रीदा 25 मिलियन का, फिर उस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, फिर उसके ऊपर कुछ और कॉस्ट लगी हैं, फिर सिविल वर्क्स हैं, फिर टेस्ट रन से गुजार के उन्होंने चला लिया। प्रेजेंटली ओब्लाइज्ड हैं टू डिसमेंटल द प्लांट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट पता नहीं क्या करेंगे, आप ही ट्राई करेंगे ना इस सवाल को, तो मैं तो फिर बाद में करवाता हूँ, आपको पता है सवाल। उसके बाद प्लांट नॉर्मल प्रोडक्शन में चला गया, देन पता चला कि प्लांट जो है उसमें कुछ गड़बड़ है और फिर उसको कुछ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारने की ज़रूरत पड़ी, तो वो आप सारा कुछ करके देखेंगे। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझ आए या ना आए ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद MCQs, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपसे सारे ही हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई भी नहीं रहेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं IAS 36 के MCQs आपसे डिस्कस करूँगा। IAS 16 के MCQs भी करने वाले हैं, वो फिर थोड़े थोड़े करके आपको साथ साथ होमवर्क में देता रहूँगा, ठीक है? अच्छा जी, जी बच्चों, कल हमारी बात ये चल रही थी, ठीक है जी? एक छोटी सी चीज़ जो आप अपने पास नोट फरमा लें, वो ज़बानी बात हुई थी लेकिन पिछली क्लास में, लेकिन लिखवाना भूल गया था, बस चलते चलते हुई थी, शायद आपकी क्लास में नहीं हुई हो बात। सवाल जहनों के अंदर ये आ सकता है, हमने कल बात की थी ना कि रीवैल्यूएशन मॉडल पर एसिड हो और इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो क्या करना है। तो हमने तीनों सिनेरियो जो पॉसिबल थे वो देख लिए थे, लेकिन एक जहन में बात ये भी आ सकती है कि अगर रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट सेम डे पर आ जाएं तो क्या करना है। तो उसका जवाब आप ये लिख लीजिए अपने पास, यहीं पर ही लिख लीजिए पेज 465 के ऊपर, जहाँ पे ये क्वेश्चन किया था 3, और इसको फिर क्वेश्चन को 3 क्वेश्चंस कर लिए थे एक तरह से इसके, इसी के ऊपर ही आप लिख लें ये उसूल भी। अगर रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट सेम डे पर हों तो पहले रीवैल्यू करें, फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएं। जी, क्विक रिवीजन ज़रा करते हैं, कल जो बात हुई थी उसकी। हमने ये बात की थी, नहीं लिखा अभी तक? तो लिख लो, सादा सी बात है। अगर सेम डे के ऊपर इम्पेयरमेंट और रिवैल्यूएशन हो तो पहले रिवैल्यू करेंगे, फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है? 35% आबादी है तकरीबन आज, है ना? 30%, 40% कर लें, अपलोड कर देंगे, लेकिन बहुत रिस्क पे है वो बच्चा जो घर बैठा है। छुट्टियां हो गई, घरों को चले गए, आगे रिजल्ट की गहमा गहमी, किसी ने एक आधा पेपर दिया होना है, तो जो आ गए उन्होंने पढ़ लिया, जो नहीं आया उनके लिए बहुत ख़तरा है, अल्लाह माफ़ करे। और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करना है हमने आज। ये नहीं क्लास हल्की तो नहीं होगी, क्लास जो रूटीन में करना था वो करेंगे। अच्छा जी, कल हमने ये बात की थी कि अगर कोई एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पर पड़ा हो और उसका सरप्लस भी हो और इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो क्या करो? 100% वही ट्रीटमेंट करो जो रीवैल्यूएशन लॉस के आने पर आपने किया था। यानी अगर लॉस आया है तो देखो पहले को सरप्लस पड़ा, इम्पेयरमेंट लॉस अगर आया तो देखो पहले को रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा,
अगर पड़ा है तो पहले उसको ख़त्म करो, अगर लॉस फिर भी बच जाए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब तरतीब क्या बनाई थी हमने कहा इम्पेयरमेंट रीवैल्यू हो गया एसेट, बुक वैल्यू आ रही है इम्पेयरमेंट की डेट पर, इस बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम रिकवरेबल अमाउंट से। एक लाइन ये इसलिए इस तरतीब पर ले आए ताकि ये वर्किंग इस तरह से कंटिन्यू हो सके, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू 533 थी हमारी, पहला ओरिजिनल सवाल। हमने कहा जी एक लाइन छोड़कर, जगह छोड़कर बुक वैल्यू लिखें और सवाल में जाकर देखें रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। तो सवाल में रिकवरेबल अमाउंट थी 450, पहले सवाल में। सवाल सामने करने की जरूरत तो नहीं है, सवाल तो याद, घर जाके ये तीनों सवाल किए थे, कितने बच्चों ने दोबारा किए थे। क्लास वर्क सबसे अहम होता है, ये आप लोग ध्यान में रखें। पहले मैंने कहा भी था कि आपने क्लास वर्क की रिवीजन करनी, ये सवाल आपने करना है घर जाके, प्लीज़ अभी कर लीजिएगा, कल संडे है। अच्छा, तो 533 बुक वैल्यू है, हमने एक लाइन छोड़कर बुक वैल्यू लिख लिया। रिवाइज होगी तब जब इम्पेयरमेंट लॉस ने आना है, और रिवाइज नहीं होगी अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना आए तो, एहतियातन जगह छोड़ दी, ठीक है। अब बुक वैल्यू 533 है, सवाल में रिकवरेबल अमाउंट 450 है, रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। इम्पेयरमेंट लॉस आएगा तो बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, इनफैक्ट रिकवरेबल अमाउंट ही बुक वैल्यू बन जाएगी। तो 4.5 रिवाइज बुक वैल्यू आ गई, 83 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब सरप्लस जो है वो 409 रुपये का पड़ा था, तो थोड़ा सा लॉस आया और वो एडजस्ट हो गया उसी के अगेंस्ट, ठीक है। और अगर फ्यूचर में हमने फिर डेप्शन करनी है तो चूंकि बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है तो फ्यूचर डेप्रिसिएशन रिवाइज बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ पर डिवाइड करके निकलेगी, और रिमेनिंग लाइफ आप इम्पेयरमेंट के दिन खड़े होकर, जिस दिन इम्पेयरमेंट लॉस आया उस दिन खड़े होकर निकालेंगे, ठीक है। फिर एंट्री की बात की थी हमने कहा था कि ये वैसे तो असल एंट्री बनती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ ही नहीं। इम्पेयरमेंट लॉस और डेबिट ही किसको हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि वो पहले पड़ा था, तो एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। इसको एसिड क्रेडिट लिख देना गलत नहीं है परिचय में, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि आप कंफ्यूज ना कर दे ये चीज़ कि कहीं ये रीवैल्यूएशन लॉस तो नहीं है। तो इसलिए इनको अलग रखने के लिए मुझे ज़्यादा पसंद ये एंट्री है कि आप एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को ही क्रेडिट करें, लेकिन आप एसेट को क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया, सही है। दूसरा सिनेरियो आया, हमने कहा जी यहाँ पर मौजूद है 533 की बुक वैल्यू पे, सवाल में जाकर देखा हमने रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, तो रिकवरेबल अमाउंट तो कुछ भी नहीं थी, यानी रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ कितनी थी दूसरे केस में 50, कितनी थी 50। अब अगर रिकवरेबल अमाउंट 50 है, पता नहीं तुम क्या ढूंढे जा रहे हो भाई, इधर देखो ना, छोड़ दो बस इधर ही देख लो ना। अगर रिकवरेबल अमाउंट 50 है तो बुक वैल्यू 533 है, रिकवरेबल अमाउंट अगर 50 है तो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है, अगर कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस ने आना है, इम्पेयरमेंट लॉस ने आना है तो बुक वैल्यू ने रिवाइज होना है, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट ही बुक वैल्यू बनेगी, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ गई 50। इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 483, इतना लॉस आया कि सारे सरप्लस को खा गया, लॉस फिर भी बच गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए। इसकी एंट्री बनी रीवैल्यूएशन सरप्लस 409 से डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गया, अब कितना 74 से डेबिट, और एसिड क्रेडिट कर सकते थे, लेकिन बेहतर मुझे यही लगता है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का क्रेडिट करना। फिर ऑनवर्ड्स जब डेप्रिसिएशन लेनी है तो क्योंकि बुक वैल्यू रिवाइज हो चुकी है, इसलिए रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करके आपने डिप्रेशन निकाली थी, ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या बना था, बुक वैल्यू 533 थी और सवाल में गए तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी 550 थी, रिकवरेबल अमाउंट 550, रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी जी 550। अब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा, बुक वैल्यू रिवाइज नहीं होगी, ये जगह खाली रहेगी देखो, और वही बुक वैल्यू नीचे भी लिख दी हमने, और इम्पेयरमेंट लॉस कोई ना आया, तो कोई एंट्री भी नहीं हुई। अब अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुई, बुक वैल्यू रिवाइज नहीं हुई, तो डेप्रीसिएशन अगले ईयर्स की निकालनी है, तो वही पुराना फार्मूला फिर लगेगा, वही सेम डेप्शन आगे भी आएगी, क्योंकि कोई चेंज आई ही नहीं, ठीक है। ये बात हमने कल कर ली थी, यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ, नहीं है, चले। अच्छा, अब आज नई बात शुरू करते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की जी। क्या 50 के केस में क्या ये इससे कम है ना काफी, हाँ, तो आपने उसमें से कम है तो आप ये वाला बात एक बार रिपीट कर दें, उसमें पॉइंट कवर हो जाना।
भाई 50 रुपया रिकवरेबल अमाउंट है, हमारी बुक वैल्यू है 533, रिकवरेबल अमाउंट 50 है, तो 50 पर लेकर आने के लिए 483 का लॉस बुक करना है। सरप्लस 409 का पड़ा था, वो पहले लॉस उसको खाएगा, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसमें कोई रिपीट करने वाली बात थी नहीं, आपसे सवाल बनन है, फिर भी सवाल बना के मुझसे पूछ लेना क्लास के बाद अलग से आके जी। अच्छा जी, बहुत सारे इंडिकेटर्स कल हमने देखे थे कि इंडिकेशन आने पर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं और इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने पर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना एक इंडिकेशन थी कि इम्पेयरमेंट हो गई। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा, हमें शक पड़ा, हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया और एसेट इम्पेयर हो चुका था, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया, बुक वैल्यू को रिवाइज कर लिया और फिर एसेट चल रहा है। साल 2 गुजरे तो वो हालात जो ख़राब होने से एसेट नीचे गया था वो हालात बेहतर हो गए। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट को ही ले लें, ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा था 2 साल के बाद ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अभी एसेट की ज़िंदगी बाकी है, तो फिर इस इंटरेस्ट रेट के कम होने से एक खदशा तो नहीं कह सकते, एक खुशी सी महसूस हो रही है कि इस इंटरेस्ट रेट के कम होने से फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं उनको जब हमने डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू इन यूज़ बढ़ने की तरफ जा रहा है। बोलो, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से रिकवरेबल अमाउंट के कम होने का खदशा पैदा हुआ था और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तरफ गए तो इम्पेयरमेंट लॉस आया था, ऐसे ही अगर हालात बेहतर हो जाएं और वो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा था अब वो कम हो जाए तो फिर रिकवरेबल अमाउंट के बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियसली अगर कुछ हालात ख़राब होने की वजह से रिकवरेबल अमाउंट कम हुई थी, कुछ साल गुजरने के बाद उन हालात में बेहतरी आ जाए, ठीक है, और उन हालात में बेहतरी आने की वजह से रिकवरेबल अमाउंट जो है वो बढ़ने की तरफ चली जाए। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ रही है तो क्या हम गेन रिकॉर्ड कर सकते हैं? हम फ्यूचर का गेन तो कभी नहीं रिकॉर्ड कर सकते बच्चों, लेकिन एक बात तो कर सकते हैं, जो प्रीवियसली बुक्ड लॉस है, अगर हमने लॉस बुक किया है कम से कम उसको तो रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर जो रिकवरेबल अमाउंट कम होकर इम्पेयरमेंट लॉस आया था पिछले किसी वक्त में, अगले आने वाले सालों में वो हालात बेहतर हुए और बेहतरी की वजह से रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है, तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की तरफ जाना है हमने। यानी गेन तो नहीं होता गेन जैसा है, लेकिन दरअसल गेन नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट के बढ़ने से जो प्रीवियस लॉस बुक किया था उसको रिवर्स करने की हमें इजाज़त होती है, तो वो रिवर्स करने की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब वो कितना रिवर्स करना है, इसके ऊपर एक कैप लगानी है, एक लिमिट लगानी है, वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ सवाल के अंदर। फिलहाल इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर कोई बुरे हालात आए, रिकवरेबल अमाउंट कम होने पर इम्पेयरमेंट लॉस आता है, तो अगर उन हालात में बेहतरी आ जाए और फिर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए तो फिर उस लॉस को जो आपने प्रीवियसली बुक किया था उसको रिवर्स करने की भी इजाज़त है, ठीक है। गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप फ्यूचर का, लेकिन जो पहले लॉस रिकॉर्ड कर गए थे कम से कम उसको तो रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। जी बेटा, अनरियलाइज्ड गेन नहीं है, एक फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड। सवाल में देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर तो यही है, बहरहाल सवाल से पहले सुन ले चले। एक इम्पेयरमेंट लॉस आया, फ्यूचर का लॉस था, आपने बुक कर लिया है, अब ये लॉस बुकड है, अब हालात बेहतर हो गए और उस जिस वजह से वो लॉस आया था रिकवरेबल अमाउंट कम होने की वजह से वो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई, तो गेन तो बुक नहीं कर सकते, लेकिन जितना लॉस प्रीवियसली बुक किया था कम से कम उसको तो रिवर्स कर सकते हैं। हालात बेहतर हुए तो जो अंदाजे की बुनियाद पे एक फ्यूचर में लॉस बुक किया था वो अंदाजा बदल गया है, अब फ्यूचर में लॉस नजर नहीं आ रहा है, गेन नजर आ रहा है। गेन मत रिकॉर्ड करो, लेकिन जो पिछले के अंदर लॉस रिकॉर्ड कर दिया था उसको तो रिवर्स कर सकते हैं ना, वो करने लगे हम, ठीक है। तो ये है पेज नंबर 327 पे आपके रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। इसकी अंग्रेजी आप ज़रूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको सब समझ आएगी, क्योंकि मैंने ये अंग्रेजी सारी आपको न्यूमेरिकली करवा देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 है, कॉस्ट मॉडल पर एसिड हो तो पहले अर्ज किया तो है यार, पेज 328,
साथ वाले से बात ना कर रहे हुआ करो ना हर वक्त। उसको बात कर रहे थे सर, हम सर उसको बात कर रहे थे, हाउ डेयर यू, क्या आपने पेज बताया? अच्छा जी सुने, कॉस्ट है ये बेसिकली आईकेप की ही एग्जांपल है, लेकिन वो ज़रा और तरह से एग्जांपल दी होती है उसको सोल्यूशन, तो बस उस एग्जांपल को ज़रा क्वेश्चन की तरह से बना लिया और सोल्यूशन अपने तरीके वाला हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कॉस्ट है 1 लाख, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 10, लाइफ है 10 साल, फिर 31 दिसंबर 11 पे रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, और फिर 31 दिसंबर 13 पे भी रिकवरेबल अमाउंट गिवन, ठीक है। तो सवाल शुरू करते हैं जी। कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं हो रहा। छोटे छोटे एग्जांपल्स है ना, तो खुद बतानी पड़ती हैं कुछ बातें खुद ही कि हाँ भी कॉस्ट मॉडल है, ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट मॉडल वाला सवाल, ठीक है, और वैसे भी रीवैल्यूएशन का कोई जिक्र नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अच्छा तो एग्जाम्पल नंबर 6 है जी, वर्किंग नंबर 1, मशहूर ज़माना वर्किंग हमारी, डेट, डिस्क्रिप्शन, और एसेट। कॉस्ट मॉडल है तो बस इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी, किस दिन खरीदा हमने एसेट को? 1 जनवरी 10 पे। कॉस्ट क्या है? 100,000 में कर लेते हैं सवाल, ठीक है। लाइफ क्या गिवन है सवाल में? 10 साल। तो 31 दिसंबर 10 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 आ गया। रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 11 पर गिवन है ना, क्या ख्याल है 2 साल ही ना कर लें, जंप करा दें इसको, 31 दिसंबर 11 पर डेप्रीसिएशन निकालने के बजाय हम 2 साल की अक्यूम, क्योंकि अलग अलग एंट्रीज तो उसने मांगी नहीं हुई हमसे, अक्यूमुलेट से निकाल लेते हैं जी। 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, आंसर इज 20, और बुक वैल्यू आ गई 80। ठीक है बच्चों, जल्दी से बैठ जाए बेटा। भाई ये जंप समझ आई है, जहाँ पॉसिबल हो लगा लिया करें, टाइम बच जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 31 दिसंबर 11 पे सवाल ने हमें रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है। पुराना तरीका, पुरानी तरतीब, एक लाइन खाली छोड़कर हमने 31 दिसंबर 11 पर थोड़ी सी जगह छोड़कर बुक वैल्यू लिख लेनी है। पता नहीं रिवाइज होगी या नहीं होगी, फिलहाल जगह बना लेते हैं बस और सवाल को जाके देखते हैं। बुक वैल्यू 80 है, बुक वैल्यू 80 है, और 31 दिसंबर 11 पे रिकवरेबल अमाउंट 64 है। रिकवरेबल अमाउंट कम है, बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो इम्पेयरमेंट लॉस है। इम्पेयरमेंट लॉस है तो बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, बल्कि यही रिकवरेबल अमाउंट जो है 64, यही रिवाइज्ड बुक वैल्यू बन जाएगी। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 64। ठीक है जी। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया जी? 60। जी जी, नहीं देगा तो फिर ऐसा डाटा देगा जिससे आप निकाल सको, वो फेयर वैल्यू कॉस्ट वैल्यू यूज का होगा, ठीक है ना। अगर नहीं देगा तो क्या आप इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा सकते हो? ये अभी भी इम्पेयरमेंट टेस्ट ही लगाया। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू का कंपैरिजन। रिकवरेबल अमाउंट सवाल में दे दे, वो क्योंकि हम पहले 3 दिन से 4 दिन से वो खप रहे थे ना, वो सीख लिया हमने, इसलिए इस एग्जाम्पल के अंदर आप रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट नहीं करवाई जा रही है। तो ये हमने कंपेयर करना है बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को। अगर सवाल में बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो निकाल लेंगे,
सवाल में रिकवरेबल अमाउंट गिवन नहीं है रेडीली तो निकाल लेंगे। अब निकालने के लिए डाटा तो होगा ना, आपको ख्वाब थोड़ी आना है खुद से, तो मतलब जाहिर है डाटा तो सवाल में होगा ना बेटा। या तो रिकवरेबल अमाउंट निकाल के दे देगा या इतना डाटा दे देगा कि आप रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकें, जैसे हमने पहले निकालनी सीखी हुई है। ठीक है, सवाल में तो मतलब अच्छा चलो जी। 31 नवंबर 11 पर हमारा एसेट इम्पेयर हो गया। ठीक है, अब बुक वैल्यू क्या हो गई है, रिवाइज। तो ऑनवर्ड जो डेप्शन है वो रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्शन करके निकालेंगे। ठीक है भाई, एंग्री यंग मैन समझ आ रही है आपको? हैं, आप पहला दिन तो नहीं आए कहीं क्लास में, आते हो रोज़, नज़र कभी नहीं आया ऐसे गुस्से में बैठे हुए, मास्क लगा के बैठते हो। क्या नाराज़गी है किसी से? मुझसे नाराज़ हो हैं, कोई गलती होगी मुझसे, माफ़ कर दो यार। ऐसे स्माइल करो, कितने अच्छे लग रहे हो यार, ऐसे तुम नाराज़ होकर बैठे हो। अच्छा भला मेरा वो मतलब दिल ही डूब गया मेरा, मैंने कहा पता नहीं यार। अब 31 दिसंबर 13 पर दोबारा एसिड को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। बेसिकली वो वहाँ पे जाकर देखेंगे तो नज़र आएगा उल्टा रिकवर अमाउंट कम नहीं हो रही, बढ़ गई है। अगर पहली बार ऐसा हो ना कि बुक वैल्यू से रिकवर अमाउंट ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस नॉट इज, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? यस सर, आपने कह दिया, जरा सामने हो ना चीज़, ज़रा है बेहतर होता ज़रा। ये हमारा ये सवाल ऐसे नहीं इधर नोट किए थे, ये नोट की चीज़ें इसलिए जाती हैं ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहें और काम है जी। पहली बार अगर ज़िंदगी में ऐसा हो कि एसिड की रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा हो बुक वैल्यू से, तो हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस नॉट इज, नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ये सिनेरियो अब डिफरेंट होने लगा है। एक बार इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजरा है हमारा एसिड और इम्पेयरमेंट लॉस आ चुका है। अब मजीद इम्पेयरमेंट लॉस भी आ सकता है और इसमें इंप्रूवमेंट भी आ सकती है। मजीद इम्पेयरमेंट लॉस है फिर तो बड़ा आसान है, रिकवर अमाउंट और थल्ले टुर गई और लॉस बुक कर लो भाई। और अगर ऐसा नहीं हुआ बल्कि रिकवरेबल अमाउंट में बेहतरी आ गई है तो फिर हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कर सकते हैं, गेन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात समझ आई है? तो पहली बार में ऐसा नहीं होगा। पहली बार तो कोई लॉस प्रीवियसली बुक्ड नहीं है ना, तो फिर ये गेन रिकॉर्ड करने की स्टैंडर्ड इजाजत नहीं देता प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फ्यूचर का गेन नहीं रिकॉर्ड करने देता। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ था, यहां पे कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं था। लेकिन हमारा सवाल ये है, हमारे सवाल में इंपेयरमेंट लॉस आ चुका है, सिचुएशन ये है। अब इससे आगे चले हैं, अब आगे चल के दोबारा कोई इंडिकेशन आई, रिकवर अमाउंट कैलकुलेट की, तो हो सकता है वो मजीद लॉस की तरफ ले जाए और हो सकता है वो इंप्रूवमेंट की तरफ ले आए। तो इंप्रूवमेंट होगी तो रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है, गेन नहीं होता। वो किस तक लेके जाना है, उसको कहाँ कैप लगानी है, लिमिट कहाँ लगानी है, वो मैं अभी सिखाता हूँ आपको। ठीक है तो ये बात हो रही थी जी, लॉस आ चुका है और फिर 31 दिसंबर 13 पे कुछ हो रहा है, तो क्या ख्याल है, फिर जंप ना कर जाए यार? तो 31 दिसंबर 13 तक इकट्ठी कर लेते ना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, इजाजत नहीं है अलग अलग करें? नहीं कर सकते जंप भाई, ब्लैक शर्ट जंप नहीं कर सकते बेटा। देखो ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आपने बस फर्क ये है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला नया लगाएंगे हम। ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर 11 पे खड़े हैं ना, तो 31 दिसंबर 12 और 31 दिसंबर 13 2 साल की डेफिनेशन होनी तो सेम है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 साल का जंप लगा लो। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन की बजाय अगेन मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल लेनी। अभी तो देखो 64 रिवाइज्ड बुक वैल्यू थी, क्यों? क्योंकि एसिड क्या हो चुका है, इंपेयरमेंट में एसिड की बुक वैल्यू क्या हो चुकी है, रिवाइज। तो सब्सीक्वेंटली जो डेप्रीसिएशन होगी वो रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके निकलेगी। तो 31 दिसंबर 13 तक ले आओ एसिड को। अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू को डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालोगे, 31 दिसंबर 11 पर। ठीक है, हाँ, तो यहां तक तो सेम काम है ना। अब यकम यानी 10 से 31 दिसंबर 10 और 31 दिसंबर 11 कितने साल गुजर गए, 2। असल लाइफ थी 10, 2 गए तो रिमेनिंग 8। अब यहां तक आपने 1 साल की डेप्शन निकालनी थी इस तरह से। मैंने बस यही कहा है कि अगले साल भी यही करना है ना, तो यहीं पे डबल कर दो। ठीक है, तो 2 साल की इकट्ठी डेप्शन चाहिए। हम यकम जनवरी 12 से 31 दिसंबर 13 तक 2 साल का जंप करने लगे हैं। ठीक है, तो इंटू 2। ये कंफ्यूज तो नहीं कर रही बात? 48 ये आ गई हमारी बुक वैल्यू 31 दिसंबर 13 पर।
ठीक है, अब नोट करना रोक दें, क्योंकि मैं पहले कुछ गलत सलत नोट करूंगा, फिर समझा के उसे सही करूंगा। ठीक है, अच्छा जी, इस दिन दोबारा से रिकवरेबल अमाउंट गिवन है। अब नजर आ रहा है हमारी बुक वैल्यू 48 है और रिकवरेबल अमाउंट 70 पे पहुंची हुई है, यानी हालात बेहतर हो गए हैं, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है। अब एक तो सिचुएशन थी ये जिसमें आपकी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा थी, तो आपने कहा था देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि प्रूडेंस ने कहा था फ्यूचर का लॉस बुक करने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहां पर यह सिनेरियो नहीं है। माना आपकी बुक वैल्यू 48 है और रिकवरेबल अमाउंट 70 है, यानी आपकी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है बुक वैल्यू से, लेकिन आप फिर भी कुछ करने लगे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? आप क्यों ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं? गेन क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? दरअसल गेन नहीं रिकॉर्ड कर ले, इस पे प्रीवियसली लॉस बुक किया था, बस उसको रिवर्स करने लगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान से समझिए, पहली बार ये नहीं होना था, लेकिन चूंकि पहले लॉस बुक्ड है तो अब हम सोचने पे मजबूर हो गए। अब नोट ना कीजिएगा, पहले गलत वाला लिख रहा हूं, तरतीब वही 31 दिसंबर 13 पर एक लाइन खाली छोड़कर। अच्छा इधर देखो, ये लाजमी रिवाइज होनी है, यहां पे कोई नहीं कि रिवाइज होगी नहीं होगी, हो गई है, नजर आ रही है, रिवर्सल आ गया ना। ठीक है, हाँ, अब वो फिगर होनी क्या है, क्वेश्चन ये है। अब जरा थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर लिखता हूं 70। ठीक है, अगर मैं पूरा 70 ही लिख दूं तो कितना गेन रिकॉर्ड होगा? अब पता नहीं ये सही है या नहीं सही। थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम करता हूं कभी एसेट इंपेयर ही नहीं हुआ था। ठीक है, अगर एसेट कभी इंपेयर नहीं हुआ होगा, यकम जनवरी 10 पे जिस एसेट की कॉस्ट 100 है, अगर वो 31 दिसंबर 13 तक चलते चलते आए, तो 31 दिसंबर 13 तक जो डेप्रीसिएशन है, समझो बीच में इंपेयरमेंट आई नहीं कभी, हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, कभी इंपेयरमेंट ना हुई हो, ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी होगी ये देखनी है। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 4 साल। ठीक है, 4, ये कितनी आ गई? 40। तो क्या आ गया जी? यानी कि मैक्सिमम भी अगर आप एसेट को बढ़ा सकते हो ना एट द डेट ऑफ रिवर्सल, तो सिर्फ उतने तक बढ़ा सकते हो कि अगर कभी इंपेयरमेंट ना आती तो ये कितना पड़ा होता। अगर आप 60 से ऊपर ले गए तो इसका मतलब आप गेन बुक करने की तरफ जा रहे हो। बात समझने की कोशिश करें कि मैं कुछ इस तरह की बात कर रहा हूं, यहां पे नहीं, इधर लेकर आते जरा आमने सामने हो जाए। अगर ये एसेट कभी भी इंपेयरमेंट बीच में इंपेयर हुआ है ना, इंपेयर ना हुआ होता तो चलते 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 इस दिन इसकी बुक वैल्यू 31 दिसंबर 13 पर कितनी पड़ी होती? मैंने कहा जी उसके लिए आप 31 दिसंबर 13 तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल लें, 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, 40, और ये आ गया 60। ऐसे करना नहीं है, वो तरीका बताता हूँ पर्चे में। यानी एसेट इंपेयरमेंट समझो IAS 36 है ही नहीं दुनिया में, तो हमारा ये एसेट 4 साल गुजरने के बाद कहां पे पड़ा होता? 60 पे। अब आपने रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के दिन अपने एसेट को इस 60 से ऊपर नहीं लेके जाना। अगर आप इस 60 से ऊपर ले गए तो फिर आप इस सिचुएशन के अंदर दोबारा चले जाएंगे। इधर देखें, फिर आप इस सिचुएशन का दोबारा चले जाएंगे कि आपकी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा थी, आपने फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड कर लिया। हम फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? तो हम मैक्सिमम कहां तक लेके, स्टैंडर्ड की ना अंग्रेजी मुश्किल है, उसके लिए मैं आपको यहां अंग्रेजी लिखवा दूंगा जो हमने उसूल बनाना है। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के वक्त आपको रिवर्सल की इजाजत है, लेकिन रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के वक्त आप अपने एसेट की बुक वैल्यू को मैक्सिमम वहां तक लेके जा सकते हैं जहां पर एसेट पड़ा होता इस दिन, जितनी बुक वैल्यू एसेट की होती इस दिन, अगर कभी इंपेयरमेंट हुई ही ना। क्योंकि अगर आप इससे ऊपर ले जाते हैं, यानी इस एसेट को 70 पे ले जाऊं, तो ये 22 रुपए, ये 22 रुपए क्या है? ये गेन है। इसमें प्रीवियसली बुक्ड लॉस भी आपने रिकॉर्ड किया और उससे भी ऊपर 10 रुपए का गेन भी रिकॉर्ड करते चले गए, तो ये सही नहीं है। आप अन्यथा यहां पर रिवाइज बुक वैल्यू नहीं लिख सकते और ये 22 भी सही नहीं है। अब इसका एक उसूल है जो स्टैंडर्ड ने अंग्रेजी लिखी है, हम उसकी वर्किंग बना लेते हैं। ठीक है, हम उसकी वर्किंग बनाएंगे। जिस दिन भी रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट आएगा तो उस दिन आपने ये रिवाइज बुक वैल्यू निकालने के लिए एक छोटी सी वर्किंग कर लिया करनी है।
ठीक है। और उस वर्किंग के अंदर क्या करना है आपने, ये 60 ही निकलेगा अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में, लेकिन उसूल ज़रा बन जाए तो अच्छा होता है, वो हर जगह लग जाता है। तो वर्किंग टू में हमने निकालनी है जी रिवाइज्ड बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 13। अब मैं कह रहा हूं कि जिस दिन रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट आ रहा है उस दिन रिवाइज बुक वैल्यू जो होगी वो होगी लोअर ऑफ, वो क्या होगी जी, लोअर ऑफ नंबर 1 रिकवरेबल अमाउंट, जो कि सवाल में गिवन हुआ करेगी, या आप निकाल लेंगे, ठीक है। लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट कितनी है जी, 70। और नंबर 2 ये वाली बात, इसकी अंग्रेजी बताओ, ये क्या है, बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, ठीक है। नंबर 2 बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, कभी इम्पेयरमेंट हुई ही ना होती तो एसेट की बुक वैल्यू क्या होती, ठीक है। अब वो अभी भी आपने निकाला, लेकिन वो थोड़े किया करेंगे काम, वो तो ये छोटी सी वर्किंग यहां पे कर लेंगे, तो हम भूल जाएंगे कभी एसेट इम्पेयर हुआ, हम कहेंगे जी एसेट की कॉस्ट है ना 100, अगर ये कभी भी इम्पेयर ना हुआ तो हर चीज कहां पे लेकर आनी है, हम कह रहे हैं 31 दिसंबर 13 के रिकवरेबल अमाउंट ये है, 31 दिसंबर 13 के रिकवरेबल अमाउंट कितनी है जी 70, और 31 दिसंबर 13 पर ही अगर ये एसेट लेकर आए, अज्यूम करते हुए कभी रीवैल्यू हुआ ही ना होता तो बुक वैल्यू क्या होती, तो हम कहेंगे जी नहीं, अब वर्किंग पूरी करने दो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ इनटू कितने साल गुजर गए हैं, यकम जनवरी 10 को खरीदा था, 31 दिसंबर 10 11 12 13 कितने साल गुजर गए 4, तो इनटू 4 किया आपने, 60 आ गया। अब बताओ इन दोनों में से लोअर क्या है, तो ये रूल वर्किंग आपको गलती की तरफ जाने ही नहीं देगी, ठीक है। तो इसमें से अब देखो ना, इसी में से अगर रिकवरेबल अमाउंट मिसाल के तौर पे होती 55, रिकवरेबल अमाउंट होती 50 होती, तो यहां पे लोअर क्या निकलता 50, आप यहां पे लिखते 50, वो तो वैसे ही टेंशन कोई नहीं थी, ठीक है, आपका सिर्फ 2 रुपए का रिवर्सल बुक हो जाता, ठीक है ना। यानी रिवर्सल आप बुक कर सकते हो टू द एक्सटेंट के बुक वैल्यू इतनी बढ़ जाए, यानी आप रिवर्सल बुक करते हुए देखो ना, आप जब लॉस बुक करते हो, इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हो तो बुक वैल्यू नीचे जाती है, यही हुआ था ना, इंपेयरमेंट लॉस जब बुक किया था तो बुक वैल्यू, इधर देखो, ये देखो आपकी बुक वैल्यू इस सवाल में 360 पे पड़ी थी, जब आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था तो बुक वैल्यू नीचे गई थी, यानी इंपेयरमेंट लॉस जब आता है तो बुक वैल्यू ज्यादा बारिश, अच्छा, इंपेयरमेंट लॉस जब आता है तो बुक वैल्यू नीचे जाता है, ठीक है, और अगर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो बुक वैल्यू ऊपर जाएगा, ऐसे ही होगा ना, बात समझ रहे हो। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बुक करो तो बुक वैल्यू को बढ़ाओ, बढ़ेगी तो सही, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते इतना ना बढ़ा जाना कि कहीं गेन रिकॉर्ड हो जाए। तो मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकते हो, अगर कभी इंपेयरमेंट होती ही ना तो एसिड कितने पर पड़ा होता, ये है उसूल की बात, ठीक है। सादा सी बात थी, ऐसे ही हमने इतना जोर लगा दिया, टाइम भी तो पास करना था ना आज, है ना। ओके, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या निकली 60 और 12 का आ गया रिवर्सल ऑफ, इसको आप इंपेयरमेंट गेन भी लिख लोगे ना, गलत कोई नहीं है वर्किंग करने के बाद, लेकिन ठीक है ना, वो एंट्री आसानी से हो जाएगी बस। लेकिन मैं तो यहां पे क्या लिख रहा हूं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल जी 12 रुपए, ठीक है, ये बात समझ आई। अब बाकी एंट्रीज तो कोई मसला नहीं है, बेसिकली तो ये 2 एंट्रीज होनी चाहिए। पहली एंट्री ये है, ये एंट्री 16 की एंट्री क्या है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट या एसेट क्रेडिट, एसेट कम हो गया, और देखो ना एसेट का कम होना क्रेडिट, और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस एसेट का ऑपोजिट है, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का बढ़ना क्रेडिट होना, वो दरअसल एसेट की कमी ही होता है ना, ठीक है। इसलिए मैं यूं बोला कि एंट्री इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एसिड क्रेडिट या इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, एक ही बात है 16 से, ठीक है। फिर आगे सब कुछ वैसे ही करते आओगे, डेप्शन की एंट्री है सिंपल, ठीक है। और फिर ये 12 की एंट्री क्या बनेगी आज,
आपका दिल कर रहा है आप एसिड डेबिट करना चाहो कर लो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। रिवर्स एंट्री बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर दो। अभी आपने एंट्री की इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट एट द टाइम ऑफ लॉस। रिवर्सल हो तो इसी एंट्री को उल्टा दो, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इंपेयरमेंट लॉस लिख दो क्रेडिट, तब भी ठीक है। इंपेयरमेंट गेन लिख दो तब भी ठीक है। भाई एक्सपेंस है ना लॉस, एक्सपेंस का क्रेडिट होना मतलब, यहाँ पे एंट्रीज देख लेते हैं यार, आप लोग मुंह उठा के बैठे। ये देखो इस वर्किंग के अंदर भी थोड़ा सा मसला है। मतलब मसला ये है कि इस वर्किंग में जंप नहीं लगे हुए, ठीक है ना, हमने वर्किंग में जंप लगा ली, ठीक है ना, टाइम बच गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर करेक्शन कर लें, वो नीचे मिस प्रिंटिंग की वजह से 0 आ रहा है, लोअर 60 है, रिवाइज बुक वैल्यू 60 है, ठीक है। अच्छा इधर देखो भाई 16 की एंट्री मैंने कहा क्या कर लो, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ठीक है। और जिस दिन ये रिवर्सल डाला तो इस दिन एंट्री कर लो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इंपेयरमेंट गेन क्रेडिट कर दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने लिमिट लगाई है, गलती कोई नहीं है। दरअसल ये गेन नहीं है, एंट्री करवाने के लिए जरा मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस भी लिख दोगे ना तो भी मतलब वही बनता है। क्यों? ओ भाई एक्सपेंस का क्रेडिट होना मतलब एक्सपेंस का कम होना, ये एक ही बात है। आप इनकम बढ़ाओ या एक्सपेंस कम करो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो यहाँ कोई इंपेयरमेंट गेन लिखे या इंपेयरमेंट लॉस लिखे, मतलब दोनों का सेम ही है। गेन लिखेगा तो इनकम बढ़ रही है, लॉस लिखेगा तो एक्सपेंस कम हो रहा है, बात तो एक ही हुई, ठीक है। ये बात समझे हो? अब इधर देखो इंपेयरमेंट लॉस आया, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस बढ़ गया। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस एसिड की जिद है, ऑपोजिट है, तो इसका बढ़ना दरअसल एसिड की कमी है। तो यहां पे किसी ने अगर लिख दिया एसिड क्रेडिट तो वो भी ठीक है। ऐसे ही रिवर्सल आया तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयरमेंट गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। किसी ने यहां पर एसिड लिख दिया तो वो भी सही है, क्योंकि मतलब सेम है ना। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्या है? क्रेडिट नेचर की चीज है, एसिड का दुश्मन। इसका डेबिट होना मतलब इसका कम होना। तो अगर इसका कम होना एसिड का ऑपोजिट है ना, इसका कम होना जो होता है वो दरअसल क्या होता है? एसिड का बढ़ जाना। तो भाई वो किसी ने अगर एसिड डेबिट भी कर दिया तो वो भी मसला नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इनको ही लिखें, क्योंकि नोट बनाते हुए आपको इससे हेल्प मिलेगी। जैसे इस साल में इंपेयरमेंट लॉस आया, ये बढ़ गया, बुक वैल्यू कम हो गई, ये साल अमन से गुजर गया। इस साल में कुछ रिवर्सल पड़ गया, तो रिवर्सल पड़ा तो यहां पे आप नेगेटिव साइन के साथ उसको लिख लो और इसको बढ़ा लो, ताकि वो हेल्प मिले। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस में हिट करने से आपको हेल्प मिल जाएगी नोट बनाते हुए। वैसे अभी तक आईकेएफ ने इंपेयरमेंट को इतना नहीं पूछा, तो नोट के अंदर वो आ जाए रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट तो मुश्किल ही है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी तो हमने सारी करनी होती है ना, ठीक है। अच्छा जी, ये तो था जी कॉस्ट मॉडल। कोई मसला यहाँ तक? अच्छा एक छोटी सी बात बताओ जी। हाँ हाँ जी, असल में जैसे इंपेयरमेंट लॉस आता था वक्त गुजरने के साथ साथ वो कम होता था, और रिवर्सल के वक्त वो इंपेयरमेंट लॉस का भी रिवर्सल ही करते थे हम, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में वक्त गुजरने के साथ साथ वो कम होता था और कम वाला लॉस ही हम जो है ट्रांसफ़र करते थे। उसकी वजह ये होती है कि असल में ना रीवैल्यूएशन का कोई सवाल भी ओपन करते हैं, चलो रीवैल्यूएशन का भी कोई सवाल ओपन करते हैं। ये तो शुरू वाले सवाल लग रहे हैं, लॉस किसी में आ जाए। लेट मी लब, इट इज़ नॉट बीइंग लब्ड। कोई सवाल बता दो बच्चों जो हमने किया हो, मैं ज़रा ओपन कर लूँ, लॉस सामने हो, ज़रा समझाने में आसानी हो। ये इधर देखें जी, मैंने कहा ट्रीटमेंट सेम रखना है, ठीक है, लेकिन रिवर्स मॉडल में जाके बात सही समझ आएगी। बहरहाल ज़रा देखते हैं। ये लॉस एक बुक हुआ था 150 का, +9 की एंट्री तो नहीं हुई लेकिन कम होता चला गया, और जब रिवर्सल की बारी आई तो ये भी आपको लग रहा था प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, गेन है, हालांकि ये भी गेन नहीं था। मैंने उस वक्त भी कहा था ये गेन नहीं है बच्चों, ये भी प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल है। असल में कहानी पता है क्या होती है? जैसे ये सरप्लस आया, हम वक्त गुजरने के साथ साथ इसको कम कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब दरअसल ये होता है, मैंने 2 बातें बताई थी शुरू में।
मैंने कहा था एक तो ये है कि जैसे जैसे एसेट खत्म हो वैसे वैसे ये सरप्लस भी खत्म हो जाए, या जैसे जैसे ये एसेट खत्म हो वैसे वैसे ये लॉस भी खत्म हो जाए। एक वजह ये बताई थी, ये जुगाड़ था। असल कहानी क्या होती है, वही बात की थी ज़रूर। असल कहानी ये होती है कि जब 350 का सरप्लस आया तो हमने से कहा ये अनरियलाइज्ड है, ठीक है। फिर हम 1 साल गुजरने पर कहते हैं ये 19 तक समझो रियलाइज हो गया क्योंकि इतना ये चल गया है, तो इसलिए रिटेन अर्निंग में फेंक दो। फिर मजीद चल गया 1 साल तो रिटेन अर्निंग में फेंक दो। इसी तरह से लॉस के साथ भी यही कहानी चल रही होती है। तो दरअसल 2 साल पहले जो लॉस आया था वो 16 था, लेकिन उसके बाद एसेट 2 साल इस्तेमाल भी तो हुआ है। इस्तेमाल होने से एसेट ने कुछ वैल्यू लूज भी तो की है। तो अगर आज हम रिवर्सल कर रहे हैं तो फिर पूरा 16 नहीं रिवर्स कर रहे होते, फिर हम वो उसी तरह से एसेट को, अगर मैं आपको इसी के अंदर एक वो वर्किंग दिखाऊं, तरतीब वो करनी नहीं है, वो तरतीब लगानी नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए कि बात वैसी ही हो रही है, ज़रा चेक करते हैं। फिर मैं प्लीज़ ये कोई नोट ना करे, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम बना लो। 16 का लॉस आया, इसको लिख लो, हो गया जी 16 का लॉस। अब आगे नशर वाला काम शुरू कर दो। 16/8 × 2 कितना बनता है? 4 + 4, ये कितना बच गया? 12, तो बचा ही 12 पड़ा है, ठीक है ना। तो काम वही चल रहा है, लेकिन ऐसे करना नहीं है, बस यही है, काफ़ी है इतनी बात, ठीक है। क्या, जब भी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आए तो आपने रिवाइज बुक वैल्यू निकालने के लिए ये असूल याद रखना है कि रिवाइज बुक वैल्यू होती है लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट जो गिवन है उस दिन की, और बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। तो जैसे मर्जी सोच समझ के सोच करके आ जाओ, पहुंचना यहीं पर ही है, तो इतनी ज़्यादा बातों की तरफ नहीं जाना, बस ये उसूल याद रखें, इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये एक शॉर्टकट है, मैं मानता हूँ, लेकिन आगे जाके मसला हो जाना है रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर, इसको इसीलिए मैंने छुपाए रखा। बाकी मैं भी छुट्टियों में बैठ के सोच लूँगा, 5-6 सवालों के ऊपर ट्राई कर लूँगा, अगर मुझे ये पसंद आया तो हो सकता है मैं छुट्टियों के बाद आके आपको कहूँ कि ऐसा कर लेना, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं करना, फ़िलहाल मेरा शरह सदर नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। शरह सदर समझते हैं? अच्छा, मेरा अभी दिल ये नहीं मान रहा कि आप इसकी तरफ जाएं, क्योंकि मेरी अपनी तसल्ली नहीं जी, कि कहीं किसी सिचुएशन में फंस ना जाएं, वो फिर ट्राई कर लूँगा, देख लूँगा जी। बोलो। अगले साल फिर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो ये एसेट कम हो जाएगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। कॉस्ट मॉडल है ना, मसला तो रिवैल्यूएशन मॉडल में आता है कि पहले सरप्लस था, उसने लॉस में आकर उसको खा लिया, फिर जब दोबारा लॉस आएगा तो फिर वो सरप्लस की तरफ चला जाएगा, वो चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, लॉस आया तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, जब रिवर्सल आया तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, फिर जब लॉस आएगा तो दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। कौन से 4 को? 4 है ही कोई नहीं। 4 कहाँ पे, कहाँ है 4? मुझे दिखाएं 4, मैंने इसलिए छुपा दिया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये रिवाइज बुक वैल्यू है। अब ये आगे डेप्ट शीट होगी, ये आगे जाकर बुक वैल्यू बनेगी। जिस दिन की रिकवरेबल अमाउंट होगी उस दिन की बुक वैल्यू, इस बुक वैल्यू को उस दिन से कंपेयर करोगे, ठीक है। और एक इम्पेयरमेंट लॉस आएगा तो रिकॉर्ड कर लोगे, गेन तो दोबारा नहीं ना आ सकता, और उसके बाद फिर दोबारा को रिवर्सल आएगा तो फिर दोबारा वही उसूल चलाओगे। लेकिन इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी है मेरे ख्याल से, का तो बाहर ना हो। ओह अच्छा, सॉरी, दैट वाज अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 7। क्या बेटा? नहीं, पिक्चर ले लेना एंड पे। चलो अभी ये तू दोनों मॉडल कर लेना, फिर एक ही बार नोट भी करना, पिक्चर लेना, फिर मैं 2-4 मिनट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें एंट्री भी हुई पड़ी है किताब के अंदर, एसेट डेबिट इम्पेयरमेंट गेन क्रेडिट भी सही है, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट इम्पेयरमेंट गेन या इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट भी कर दें तो भी सही है, ठीक है, सब चलेगा। ओके जी, ये क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन कर लें। 7 के अंदर कॉस्ट 1 जनवरी 10 पे थी 1 लाख, लाइफ थी 10 साल, ये 31 दिसंबर 10 पे ये रीवैल्यू हुआ है। तो रीवैल्यूड अमाउंट, वो लिखने वाले ने ना जो ये प्रिंट सवाल जब डलवाया ना, तो उन्होंने तीनों पे रिकवरेबल अमाउंट लिख दिया। खैर आप छोड़ें इसको, ये रीवैल्यूड अमाउंट है 31 दिसंबर 10 पे 121.5, 1,21,500। फिर 31 दिसंबर 12 रिकवरेबल अमाउंट है, तो यानी कि 31 दिसंबर 10 पे ऐसे रीवैल्यू हो गया। उसके बाद फिर इम्पेयरमेंट आनी है और फिर रिवर्सल आना है, ये सिखा रहा हूँ। वैसे तो हमने रीवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट की इम्पेयरमेंट तो सीख ली थी ना,
ठीक है। लेकिन ये आज हम उससे एक स्टेप आगे गए हुए हैं, आज हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं। इम्पेयरमेंट तक तो हमें कोई मसला नहीं था, आज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी क्लास के एंड तक इसमें मसला नहीं रहेगा। मसला क्या है, छोटा सा उसूल है, बता दिया, दोनों मॉडल में वही चलना है। इसीलिए तो मैंने वो कॉलम भी नहीं डलवाया, मैंने यहाँ से सिखाया आपको, ठीक है ना। ओके, अब इस सवाल को लेकर चलना है और 31 दिसंबर 14 तक, इससे पहले पहले जब तक लाना है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो काम हमने किया हुआ है कि एसेट खरीदा, रीवैल्यू हुआ, फिर इम्पेयर हुआ। ये काम तो हम कल कर चुके हैं, बड़ी तफसील से कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं, ये तो 1 मिनट में हो जाएगा। डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर एसेट रीवैल्यूएशन, मॉडल है ना, रियल सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। लो जी, पूरी वर्किंग आ गई अपनी आबोताब के साथ। वो मैंने ना इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे नहीं लिखना, कॉलम के अंदर गवारा किया, क्योंकि वैसे कंफ्यूज ना करें। कॉस्ट मॉडल में तो कुछ भी नहीं ना, बस कॉस्ट मॉडल में तो ये इतनी सी वर्किंग करते थे हम, इसलिए ज़रा सिंपल रखा और फिर वो वर्किंग भी सीख ली। अब वो दोनों मॉडल्स पे भी लगती भी है, तो फिर काम ज़रा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 1 जनवरी 10 को हमने ये मोहतरम ख़रीदा, कितने का, 100 का। 31 दिसंबर 10 पर, पहले साल के एंड पे रिवैल्यू जंप तो नहीं कर सकते, एक साल का ही जंप करेंगे ना, ठीक है। तो पहले भाई 31 दिसंबर 10 तक इसको ले आओ। डेप्रीसिएशन है जी 100 डिवाइडेड बाय 10 है, और ये 10 की डेप्रीसिएशन आ गई और 90 रुपये बुक वैल्यू आ गई, ठीक है जी। जी वहाँ निकाल लें, मैंने कोशिश, इसमें कौन सी वर्किंग उन्होंने कहा तफसील से करें। उनकी रिक्वायरमेंट तो सवाल में सिर्फ आपने रिवर्सल की फिगर निकालनी है, तो सारे काम मैं इजाफी कर रहा हूँ, जो एंट्रीज बोल भी रहा हूँ आपके साथ और एंट्रीज लिख रहा हूँ। एंट्री तो मांगी नहीं गई थी, ठीक है ना। अच्छा जी डायरेक्ट स्टूडेंट का सवाल ये है कि 31 दिसंबर 10 पे डायरेक्ट भी बुक वैल्यू निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, वक्त बचा सकते थे, ठीक है। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 10 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं, और रीवैल्यूड अमाउंट सवाल के अंदर गिवन है 1,21,500, तो 121.5, तो 31.5 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 100, डेबिशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट 10, फिर अकोमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 10 और एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट 31,405। कहानी खत्म, ठीक है। अब रीवैल्यू हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ, डेबिट पहले हो चुका था, ईयर एंड रीवैल्यूएशन। और सही है, समझ आ रही है सबको? जो घर बैठे हैं उनको भी? अच्छा तुम घर बैठे हो, हाँ भाई। सर ये नहीं समझ आई, रीवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट। अच्छा चलें, ये क्लास के बाद ना आप आए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है भाई। 121 आई है, 5 में से 90 माइनस करो ना यार। 0.5 ले रहे हैं, मैं पूरी वैल्यू ले रहा हूँ। अच्छा जी आगे चलते हैं, आफाक के मसाइल, ठीक है जी, कोई बात नहीं, चलते हैं। ये तो आप छोड़ें, आप इग्नोर करें। 31 दिसंबर 12 तक इस एसेट को लाके फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, ठीक है। वे तुम्हें फिर सवाल शुरू कर दिए हैं ना, तुम पे अगला 1 महीना फिर पाबंदी है सवाल लगाने पे, ठीक है, पूरा 1 महीना। अच्छा जी 31 दिसंबर 11 भी नहीं बल्कि 12 पे जाके इम्पेयरमेंट टेस्ट से हमने इसको गुजारना है। तो जंप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लायबिलिटी एसेट करना है तो वो फॉर्मूला 11 में भी यूज़ होना है, 12 में भी यूज़ होना है, तो 2 साल के लिए इकट्ठा कर लें। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं जी। अब 1,21,500 डिवाइड करेंगे इसको रिमेनिंग लाइफ से, और रिमेनिंग लाइफ हम निकालेंगे डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे खड़े होकर। डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन थी 31 दिसंबर 10, तो 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक 1 साल गुजर गया। टोटल लाइफ थी 10, 1 गया तो बाकी 9 है, तो डिवाइडेड बाय 9।
लेकिन ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है, हमने तो एक्यूमुलेशन निकालनी है, जंप कर रहे हैं ना, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 2 कर दें, और साथ ही आपने नशर करना होता है और इस पे आप सोचते ही नहीं है। तो 31.5/9 इंटू 2 जी 27 और 7 जी 94.5 24.5। अच्छा भाई एक बात सुन लो, ऐसे ही पेपर में चवल ना मार देना, वो कहे जर्नल एंट्रीज कर दो तो ये ना हो कहीं ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट 27 से कर रहे हो, नहीं, ये दो साल की इकट्ठी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। ऐसा हो सकता है ना एंट्रीज मांगी हो तो फिर आप ध्यान से ज़रा एंट्रीज भाई, ठीक है ना, ये 2 साल की डेप्रिसिएशन इकट्ठी कैलकुलेट की हुई है। हाँ, अगर एंट्रीज मांग ले तो हर साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये हाइब्रिड 2 में कौन बैठा हुआ है? हाइब्रिड 2 में आज कौन बैठा हुआ है? अच्छा जी, हाइब्रिड 2 वाले बच्चों सही है, आवाज़ तस्वीर को मसला तो नहीं आ रहा? ओके है, हाथ खड़ा कर दें, हाँ जी ठीक है, ओके। भाई और तुम लोग हाइब्रिड 1 वाले हो लड़कों, हाथ ही हाथ खड़ा जी। अच्छा तो समझ आइए भाई, एंट्रीज करने के लिए फिर अगर वो किसी साल की एंट्रीज मांगे तो फिर उसमें ये नहीं करना कि 2 साल को आपने इकट्ठा किया हो, ठीक है। अच्छा ले भाई 31/12 पे हम पहुंच गए, ये अभी कल वाला लेक्चर चल रहा है, अभी आज वाला तो शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। 31/12 पे रिकवरेबल अमाउंट 65.1 है। अब 31 दिसंबर 12 पर एक लाइन खाली छोड़ दी और जगह भी छोड़ दी थोड़ी सी, और बुक वैल्यू लिख दिया और तैयारी शारी कर ली, ठीक है। हाँ, अब हमारे एसेट की बुक वैल्यू 94.5 किताब में नज़र आ रही है, जबकि रिकवरेबल अमाउंट 65.1 है। रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से तो इम्पेयरमेंट लॉस है, अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, बल्कि यही रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू, हर बार मैं जुमला भी कोशिश कर रहा हूँ ना बदले, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू 65.1 आ जाएगी। ये आखिरी जो एक आधा भाई बैठा हुआ है ना, मेहरबानी इसकी जो बैठा भी हुआ है, नज़र आ रहा है सही, ओके 65.1 आ गई रिवाइज बुक वैल्यू। 29.4 का रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, इस सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। इस इम्पेयरमेंट लॉस ने, ट्रीटमेंट तो वही है ना, इस इम्पेयरमेंट लॉस ने पहले देखा कुछ सरप्लस पड़ा है, पड़ा था, सारे को खा गया, सरप्लस खत्म हो गया और 4.9 का लॉस चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो इसकी एंट्री आपने सीखी हुई है, इसकी एंट्री क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 24.5 से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कहाँ, लेकिन कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और ये बैलेंसिंग फिगर फेंकी थी ना हमने, तो 24.5 और 4.9 और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस करो, मुझे ज़्यादा पसंद है ये बात, 29.4, ठीक है, सही है ना। ये एंट्री आपने कल सीखी हुई है, कल ये काम हमने कर लिया था, अब इससे आगे चलना है हमने। इससे अगला भी एक स्टेप मैंने करवा दिया था कि फ्यूचर की डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, वो स्टेप भी किया हुआ था। खैर अब 31/14 पर फिर रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, फिर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। अगर इंपेयरमेंट टेस्ट के अंदर अब दोबारा ऐसा हो कि बुक वैल्यू 31/14 की जो बुक वैल्यू भी निकालेंगे ना, उससे अगर रिकवर अमाउंट फिर कम हुई तो फिर लॉस बुक कर लेना, फिर मजीद लॉस बुक कर लेना, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इंपेयरमेंट लॉस आ जाने के बाद रिकवरेबल अमाउंट दे, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने जाओ और नजर आए कि ये तो बढ़ रही है रिकवरेबल अमाउंट, तो फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट आता है और उसमें फिर आपने जो लिमिट लगानी है वो आपको सिखा दिया है, यहां पर भी करेंगे, उसूल वही रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो जंप कर जाए फिर 31/14 तक इकट्ठी डेप्रीसिएशन निकाल लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। अब
1 साल की डेप्शन निकलनी थी, कैसे निकलनी थी? आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस आपको सिखाया हुआ है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्सिट करते हैं और रिमेनिंग लाइफ हम निकालते हैं रीवैल्यूएशन के इंपेयरमेंट के दिन खड़े होकर। इंपेयरमेंट का दिन कौन सा है जी? 31 दिसंबर 12। डन, ठीक है। तो फिर 65.1 डिवाइडेड बाय, अब यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, कितने साल गुजर गए? 3। 10 में से 3 गए तो रिमेनिंग, लेकिन ये 1 साल की डेप्शन है और हम जंप लगाए बैठे हैं 2 साल का, तो इसकी इसलिए इसको वर्किंग, जो बुक के अंदर वर्किंग है उसमें जंप कोई नहीं है। अगर उस तरह से करना हो तो वैसे कर लेना, कोई मसला नहीं जी। इंटू 2, ठहर जाओ बेटा, नशर तो कर लो। ओहो, माइनस है। 4.9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 जी, 18.6 और 1.4 जी। फरमा दें बुक वैल्यू क्या है? 31 दिसंबर 14, 46.5 और ये 3.5 नेगेटिव। अच्छा जी, अब इस दिन दोबारा से इस दिन रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, तो दोबारा से इंपेयरमेंट टेस्ट, स्माइल करना यार। इंपेयरमेंट टेस्ट में रिवर्सल सिखा दिया, तुम स्माइल नहीं कर रहे यार। खुश होना चाहिए तुम्हें, मैंने रिवर्सल इंपेयरमेंट सीख लिया आज जी। तो एक लाइन खाली छोड़कर, क्या मतलब? मुझे मिलना यार, मसला बताओ मुझे यार, ऐसा मुझसे क्या मसला है आपको जी? मुझे देख के आप ऐसे बुक वैल्यू रिवाइज्ड, देखो 2 सिचुएशन हो सकती थी यहाँ पर भी। हाँ, आई कैप धोखा भी दे सकता है आपको, सज्जी दिखा के खब्बी मार दे, क्या मतलब? दूसरी दफ़ा रिकवरेबल अमाउंट दे और मिसाल के तौर पे वो सवाल के अंदर जो गिवन हो, लेट से वो 40 रुपये गिवन हो, तो क्या होगा? मजीद देखो, बुक वैल्यू आपकी 40 है और रिकवरेबल अमाउंट 40 अगर गिवन हो, तो रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, बुक वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फिर इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, तो फिर बुक कर लेना 6.5। ये 6.5 लॉस आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा और ये माशाल्लाह से 7 और पूरा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस पे लॉस आ सकता है, मसला ये नहीं है। मसला तो आता तब है जब ये है 40 से आ रही है 5 और अगले टेस्ट पे जब रिकवरेबल अमाउंट देखी तो वो होगी गड़बड़, 55 आ गया, ठीक है। अब ये रिवाइज बुक वैल्यू लिखने के लिए आप खबरदार डायरेक्ट कोई काम करें, आपने एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, ठीक। उस वर्किंग में आपने जाकर कैलकुलेट करना है रिवाइज्ड बुक वैल्यू को, ठीक है। ये बात समझ आई है? ये इंपॉर्टेंट बात थी। हो सकता है एक बार इंपेयरमेंट और दोबारा देखो, आप 10 बार, आप 20 साल से आपका एसेट चला आ रहा है, पिछले 20 साल में 5 दफ़ा आपने उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा है। हो सकता है 5 दफ़ा एसेट इंपेयर हुआ हो और लॉस आया हो, ठीक है। ये कुछ, हाँ, एक बार अगर लॉस आ गया और उसके बाद हालात इंप्रूव हुए हैं, कभी कभार होता है ऐसा, तो उस वक्त रिवर्सल करते हुए थोड़ी सी टेंशन होती है, वरना लॉस पे आ ही जाए। मसला क्या है? इधर लॉस पे लॉस आ ही जाए, लॉस रिकॉर्ड करते जाओ, इधर लॉस पे लॉस आ ही जाए, लॉस रिकॉर्ड करते जाओ। मसला कब है? जब प्रीवियसली बुक्ड लॉस हो और इंपेयरमेंट हालात जो थे वो इंप्रूव हो जाए, रिकवरी अमाउंट इंप्रूव कर जाए, तो फिर रिवर्सल, ठीक है, ओके। चलो, तो वर्किंग ट्यू है रिवाइज्ड बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2014 जी। रिवाइज बुक वैल्यू का उसूल बिल्कुल वही लिख रहा हूं मैं। रिवाइज बुक वैल्यू इज लोअर ऑफ नंबर 1 रिकवरेबल अमाउंट, कितनी है जी? 55, और नंबर 2 बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। ये ना मुझे लगता है एंड वालों को शायद नजर, ऐसे तो वहां पे लिखा हुआ था, बहरहाल मैं दोबारा लिखता हूं जी। रिकवरेबल अमाउंट 55, ओ भाई ठीक है,
और book value had there been no importance। अच्छा, अब कॉस्ट रिवैल्यूड अमाउंट। मुझे एक बताओ, अगर कभी एसेट रीवैल्यू हो जाए तो उसकी तो बुक वैल्यू होती ही नहीं। ओ होती है रीवैल्यू होने के बाद भी तो डेप्रिशिएट होता है। फर्क सिर्फ ये, थोड़ी सी बात करो, अपना कॉन्सेप्ट छोड़ो और पीछे चल पड़े, हद हो गई। अगर एसेट कभी रीवैल्यू ना हो तो बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, और अगर एसेट कभी रीवैल्यू हो जाए अपनी जिंदगी में तो उसकी भी बुक वैल्यू होती है, लेकिन वो होती है रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हद हो गई। ये बात मैंने लिखी थी, जिंदगी में लिखी थी एक बार, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी इंशाअल्लाह। या अल्लाह मुझे मिल जाए, पिछली क्लास में तो मिल गया। ये देखो, ये देखो 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 देखो, ये भी दोबारा लिखते हैं ना। हाँ जी, ये बात ना आप, ये इसीलिए मैं लिखता हूं ताकि आप मुकर ना सकें, ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी। कॉस्ट मॉडल हो तो बुक वैल्यू होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो बुक वैल्यू होती है रिवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। याद आया? आपकी क्लास में लिखा हुआ है ये। अब एक छोटी सी बात होती है यहां पे तो सारी जिंदगी कॉस्ट वही रहती है जो पहले दिन वाली हिस्टोरिकल कॉस्ट थी। यहां पे एक मसला हो सकता है, वो ये कि अगर एक रिवैल्यूएशन के बाद दूसरी रिवैल्यूएशन हो जाए तो ये रीवैल्यूड अमाउंट भी बदल जाएगी और ये डेफिनेशन भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट बदल गई, रीवैल्यू हो गया दोबारा। दूसरा, जिस दिन रीवैल्यू हुआ होगा उस दिन तक डिडक्शन वैसे ही फारिग, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ये मसला आ सकता है। आप यूं कह सकते हैं कि लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से आप माइनस करनी होती है, ठीक है ना। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब इत्तेफाक से पिछली क्लास में मैंने कहा यहाँ आ ही गए हैं तो आपको मैंने पहले दिन एक बात की थी कि ये बुक वैल्यू का फॉर्मूला, लाइन भी इसलिए छोड़ी हुई थी कि बुक वैल्यू का फॉर्मूला पूरा नहीं है। आगे 36 पढ़ोगे तो पता लगेगा फॉर्मूला पूरा क्या है। अब पता है ना आपको बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, ठीक है। तो लेस, ये वाला भी लिख ले, लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है जी। यहां पे भी ऐसे ही है, इधर देखो, रीवैल्यूड एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्शन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। ये देखो ना, ये देखो, ये एसेट रीवैल्यू हुआ तो इसकी अब कॉस्ट की बजाय क्या चीज नजर आएगी? रीवैल्यूड अमाउंट। फिर उसके बाद ये डेप्रिशिएट हुआ, बुक वैल्यू आ रही, फिर इंपेयर हुआ तो इंपेयरमेंट लॉस भी आएगा। तो फिर इसकी जो बुक वैल्यू होगी 65.1 31 नंबर 12 पे, वो कैसे निकली होगी? रीवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, ऐसे निकली होगी ना। ओके, चलें वापस चलते हैं। बात कहाँ शुरू हुई थी बुक वैल्यू से और कहाँ पे आ गए? छोड़ो इसको, आप लोगों ने नोट करना है। इधर देखो, ये भी बुक वैल्यू है, लेकिन ये बुक वैल्यू निकलेगी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन हुआ करेगी डेट ऑफ परचेज से, डेट ऑफ परचेज से अगर ये खड़े हैं 31 दिसंबर 13 पर, तो डेट ऑफ परचेज टिल 31 दिसंबर 13। समझ आती है बात? ये भी बुक वैल्यू थी, लेकिन ये ऐसे निकली होगी। और यहां पे भी बुक वैल्यू है, लेकिन ये बुक वैल्यू निकलेगी लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये एक्यूमुलेशन होगी डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से लेकर 31 दिसंबर 14 तक। सही है? लास्ट लेटेस्ट यानी 121 को पकड़ के ले आओगे, ठीक है। यहां भी लिखूं लेटेस्ट, क्यों? क्या नहीं करना था लेस?
नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि यहां पर मैं जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं अगर रीवैल्यू इंपेयरमेंट ना होती तो, इतने फनकार ना बनो तुम, ठीक है ना। हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, तो फिर कहां से आ गया इंपेयरमेंट लॉस? वो तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो बुक वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट से चलती है, और अगर कॉस्ट मॉडल हो तो वो तो वैसी बात सामने आ गई तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, जी 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ कहाँ थे हम? यहाँ थे हम जी। तो 121.5 माइनस, अब 121.5 डिवाइडेड बाय, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी 9, ये है 31 दिसंबर 12 पर, सॉरी 31 दिसंबर 10 पर, ये रिवैल्यू हुआ था 31 दिसंबर 10 पर। तो 31 दिसंबर 10 पे खड़े होकर आपने रिवैल्यू अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है, वहां से लाइफ निकाल कर। अब 31 दिसंबर 10 से शुरू करो, 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, 13, 14, कितने साल गुजर गए? 4 साल गुजर गए। तो आंसर बताएं। 67.5। लो जी, टेंशन ही कोई नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट जो दी हुई है सवाल में वही रिवाइज्ड है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। हमारे ऐसे भी रिकवरेबल अमाउंट के गेन की तरफ जाते हैं, हम रिकवरेबल अमाउंट ही लिख दो बस। लेकिन टेस्ट वाला सवाल ऐसा नहीं होगा। टेस्ट वाले सवाल के अंदर तो अगर ये रूल नहीं लगाओगे तो जान नहीं छूटेगी। ये ना समझना कि रीवैल्यूएशन मॉडल में हमेशा ये उठा लिया करेंगे, ऐसे कैसे उठा लिया करेंगे। टेस्ट वाले सवाल के अंदर ये फिगर कम होगी, ये ज़्यादा होगी, तो फिर आपको इंशाल्लाह लिमिट करना पड़ेगा इसको। बेटा रिवैल्यूएशन तो 31 दिसंबर 10 पे हुई थी बेटा। 31 दिसंबर 12 पे ना एसेट इंपेयर हुआ है। रीवैल्यू कब हुआ था? एक मिनट, लेट मी। 31 दिसंबर 10 पे एसेट रीवैल्यू हुआ है भाई। उसके बाद 12 पे, 16 पे, 18 पे कहीं पे नहीं हुआ रीवैल्यू। वो जहाँ पे भी हो रहा है वो इंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। तो रीवैल्यू तो भाई ये हुआ, रीवैल्यू अमाउंट लिखी थी, सरप्लस लॉस आया था, बस ये सीधे नहीं हुआ था रीवैल्यू, उसके बाद तो नहीं हुआ। ठीक है, ओके। ओ भाई इसका तो नाम ही मत लो इधर, हद होगी यार, इसका नाम ही मत लो इधर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। तो फिर रीवैल्यूएशन जब हुई थी उसके बाद कोई इंपेयरमेंट नहीं, ये कोई चक्कर नहीं हुआ बीच में, तो फिर वहीं से चलो ना। इसका नाम भी मत लेना इंपेयरमेंट का, क्योंकि ये जो वर्किंग में 2 निकाल रहे हैं या यहां पे 2 निकाल रहे हैं, यहां पे हमने क्या कहा है, हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट। ठीक है, ओके। अच्छा जी, कहां थे हम? 55 आ गया। 55 बताओ जी, रिवर्सल कितना है? 55 ही है ना, 55 8.5। लो भाई 8.5 का रिवर्सल आ गया, रिवर्सल ऑफ इंपॉर्टेंट लॉस। अब भाई इधर देखो, ये ना रीवैल्यूएशन मॉडल वाला सवाल है, तो फिर बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट चलने दो जैसे रीवैल्यूएशन में चलता था। सरप्लस आ गया, ये पहले इस लॉस को रिवर्स करेगा। अब जो बाकी बचा है, चूंकि रीवैल्यूएशन मॉडल में हमें इजाजत होती है अनरियलाइज्ड गेन को रीवैल्यू सरप्लस के अंदर रिकॉर्ड करने की, तो चाहे ये ऊपर वाली चीज आपको नजर भी आ रही है, चुप करके उसको जाओ, ये 5 बच गया, ये 0। ट्रीटमेंट सेम है, सिर्फ इंपेयरमेंट है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है बस। अब इसकी एंट्री भी करना दें, ये इसकी एंट्री जी। हाँ भाई रिवर्सल हुआ है तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट करेंगे, कुछ बच्चे एसेट डेबिट करेंगे, दोनों ही सही है। रिवर्सल हुआ, एसेट की बुक वैल्यू ने बढ़ना है, तो बुक वैल्यू यानी एसेट को बढ़ा, ये इंपेयरमेंट लॉस को, अक्यूमुलेटेड लॉस को कम कर लो, बात तो एक ही है जी। कितना? 8.5 से, जिसमें से आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंसिंग फेंका है 5। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस, आप कहोगे नहीं प्रॉफिट लॉस नहीं, पहले आप यूं लिखे ना सर, वो जैसे आपने इधर लिखा था किधर, उधर इंपेयरमेंट गेन, आप ये गेन लिखे हमें ज़रा अच्छा लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया कितना, 3.5। लो ऐसे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं जी। बेटा लिखना सिर्फ ये, हाँ गेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, अनरियलाइज्ड गेन में तो लिख सकते हैं ना। जब ये क्वेश्चन क्या है बचेगा, सुने ज़रा, अहम सवाल है कि ये क्या बात हुई, आपने रिवर्सल आया तो आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को हिट कर दिया। देखें बेटा, लॉस आया था कितने का, ये जब इंपेयरमेंट लॉस आया था इस दिन आपने इस बेचारे को कत्ल भी तो किया था,
तो आज जब रिवर्सल आया है तो फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल है ना, तो रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर लॉस आने पर इस सरप्लस को खत्म किया था, तो फिर जब रिवर्सल ऑफ लॉस हो तो फिर इसको आप बढ़ा भी सकते हैं जितना प्रॉफिट लॉस में पड़ा है उसके ऊपर वाले को, ठीक है, सही है। लेकिन वो भी हम इससे ऊपर लेकर नहीं जा सकते कि हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन तो बुक वैल्यू कितनी होती, लिमिट वही लगाई हुई है, 55 से ऊपर तो नहीं जाना। यहाँ पे हमने 67 तो नहीं लिया, जब 67 लेते हैं ना तो उसमें फिर ये सिर्फ वही काम हो रहा है कि जो प्रीवियसली बुक्ड लॉस था ना बेटा, उस लॉस ने इस सरप्लस को भी तो खाया था पर प्रॉफिट लॉस में भी गया था, तो जब रिवर्सल हुआ तो प्रॉफिट लॉस में भी रिवर्सल किया और जितने बेचारे के ऊपर जुल्म किया था थोड़ा सा उसको भी अब हमने फायदा दे दिया। बेटा नो डाउट यहां पर भी तो रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था, फिर उसको क्यों आपने खत्म किया इंपेयरमेंट के आने पर? बात समझिए, इंपेयरमेंट लॉस आया, आपने सरप्लस को हिट किया या नहीं किया? कर दिया, खत्म कर दिया, लॉस प्रॉफिट लॉस में सिर्फ 4.9 का बुक कर लिया। रिवर्सल की बारी आई, 3.5 का रिवर्सल प्रॉफिट लॉस में हो गया, लेकिन 5 रुपए जो बचे हैं अब वो कहां लेके जाओ? इस पे जुल्म किया था ना, इसको वापस कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हमने इसको, हाँ मसला तब होता जब आप इसको 67 ले लेते, फिर शायद गेन बहुत ज्यादा हो जाता। तो हम तो लिमिट कर रहे हैं इसको ना कि अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती तो एसेट्स 55 का ही होता, इससे ऊपर नहीं जा सकता, 55 तक जाना है तो जितना गेन है वो रिकॉर्ड करें, जो प्रॉफिट लॉस में रिवर्स करना है वो कर दें, बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस को दे दें। जी कब रिकॉर्ड किया? ये अनरियलाइज गेन है इसमें तो। अच्छा ये क्या है, ये फ्यूचर का गेन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करते, पूरी बात करें फ्यूचर का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। बट ये रिवैल्यूएशन मॉडल है ना, तो सिंपल रखें बातों को, सोचने के तो आप सोचते हैं सारी रात लगा दें, 2-3 छुट्टियां ऐसी भी लगा दें, लेकिन सादा सी बात है कि रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आपने ट्रीटमेंट वैसा ही करना है जैसे इंपेयरमेंट लॉस पे करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान सिर्फ इसका रखना है कि आप रिवर्सल करते हुए कहीं बुक वैल्यू इतनी ना बढ़ा दें कि वो उससे ही ऊपर निकल जाए कि अगर इंपेयरमेंट ना होती तो कितनी होती, इतनी सी बात है बस, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई मसला नहीं। ये इंपेयरमेंट है बेटा, बेटा एस्टीमेट होता है हमारा अंदाज़ा, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट हम अंदाजे के ऊपर बैठ के नहीं निकालते, बल्कि कोई इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट आता है तो रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, ठीक है जी। नहीं ले ले, जी यही, क्योंकि हमने ये बात की है कि जब इंपेयरमेंट लॉस आता है, कल मैंने कहा था बेटा, बातें नहीं प्लीज़, बेटा बातें नहीं भाई, मैंने ये कहा था ना कल कि जब रिवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट हो तो इंपेयरमेंट लॉस के आने पर सेम ट्रीटमेंट कर लो जैसे रिवैल्यूएशन लॉस के आने पर करते हैं। तो फिर जब इंपेयरमेंट गेन एक तरह का आ रहा है तो उस वक्त भी सेम ट्रीटमेंट करो जैसे रिवैल्यूएशन गेन आने पर करते थे, क्योंकि आपने उस रिवैल्यूएशन सरप्लस बेचारे को हिट कर दिया था ना लॉस के आने पर। तो अगर आपको रिवर्सल करते हुए फिगर बच गई है जो प्रॉफिट लॉस के अंदर नहीं फेंक रही, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ा लो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये वर्किंग में बच्चे कह रहे थे कोई गड़बड़ हुई पड़ी है, ठीक है, इसलिए आप इसको छोड़ें, आपके पास आ गया है सवाल का सलूशन यहाँ पर, ठीक है, वर्किंग वही कर लीजिएगा। जर्नल एंट्री ये मैंने ऑलरेडी पास कर दी है आपके बोर्ड के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जांपल आपने जो वर्किंग नंबर 2 की है उसमें आपने जब आपने इसका जो बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट कैलकुलेट की, तो आपने उसकी कॉस्ट ले लिया 1 लाख 100 जो है वो लिया, और यहाँ पे आपने इसकी रिवाइज बुक वैल्यू ली है जो कि है 121.5। मैंने आप पे पाबंदी लगाई हुई है सवाल करने, क्लास के बाद आके पूछ लेना ये वाली बात मुझसे, ठीक है। अच्छा जी, और किसी को कोई मसला है तो बताओ, मजाक करता है जी एंट्री दिखा, ये ले जी एंट्री, ये देखने की जरूरत है एंट्री, ये वही एंट्री है, वहाँ पे की तो हुई है, इधर उधर से तस्वीर खींच लीजिए बस, ठीक है, वही एंट्री। अच्छा जी, होमवर्क तो आप लोग लिख चुके हैं ना, पास पेपर 1 वो मैंने पता नहीं लिखा कहाँ था, अब दुआ कर रहे हैं या अल्लाह ना मिले, या अल्लाह ना मिले, ना मिले, ना मिले, या अल्लाह इसको ना मिले, या अल्लाह कभी इसको ना मिले, और मिल गया, हाँ और इसको मिल गया। सारे MCQs आए 36 खत्म है मेरी तरफ से, ठीक है, बस थोड़ी बहुत कोई एक आधे सवाल की डिस्कशन करूँ बेटा प्लीज़,
तो छुट्टियों के बाद मेहरबानी करके आ जाइएगा। IAS 23 की बुनियाद भी डालनी है, थोड़ा बहुत IAS 36 की डिस्कशन करके अगर कोई रहती हुई तो IAS 16 की पेंडेंसीज को रिमूव करूँगा या टेस्ट डिस्कस करूँगा, मैक्सिमम यही बात है। लेकिन बुनियाद IAS 23 की पढ़नी है। तो जो छुट्टियों के बाद पहला दिन होगा उसमें बुनियाद पड़ जाएगी IAS 23 की, और फिर दूसरे दिन से IAS 23 दबादब शुरू हो जाएगा। 6-7 दिन का स्टैंडर्ड है वो, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने मेहरबानी करके, आपको पहले ही बताया, बुरी आदतें ना किया करें, छुट्टी के साथ छुट्टी को ना मिलाया करें, ठीक है। आपने देख ही लिया आज हमें कोई टाइम नहीं मिला, हमने कोई टाइम पास नहीं किया। अगर क्लास है तो है, जो बच्चे आए हैं वो कुछ सौतेले नहीं हैं, घर बैठे हुए याशी करें। तो जो पढ़ना है हमने वो पढ़ना है, उसमें कोई कमी नहीं होगी, जितना पढ़ना था उतना ही पढ़ा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो घर बैठे बच्चे हैं उनको काइंडली अब इतनी शफकत करनी चाहिए कि रिज़ल्ट के बाद जल्दी तशरीफ़ ले आइएगा। सोमवार और मंगल सिर्फ 2 छुट्टियां हैं, बुध को सब बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हों। जी बेटा, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। कल वाले होमवर्क क्या था वैसे? असल में ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, पास पेपर, हाँ इधर से पूछ लें। बेटा आप कह रहे हैं कि अगर रीवैल्यूएशन हो और साथ ही इम्पेयरमेंट हो जाए, तो मैंने उसका असूल बता तो दिया है। अगर सेम डे पर ये काम हो जाए तो पहले रीवैल्यू करो और साथ ही इम्पेयर कर दो। फिर जिस दिन रीवैल्यू किया उसी दिन इम्पेयर हो रहा है तो डेप्शन कैसे माइनस करोगे आप? वहीं खड़े खड़े डेप्शन भी हो गया, एक 15 मिनट की डेप्शन जी, 15 मिनट बाद मैंने इम्पेयर किया, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलें जी, क्विकली इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ये रह गया था पास पेपर 4। जी बच्चों, बारबरी सीमेंट, ये कोई बहुत पुराना सवाल नहीं है, पिछली 3 अटैम्प्ट्स के अंदर अंदर ये सवाल आया हुआ है। अटैम्प्ट में लिखना भूल गया हूँ, इस पर अपडेट कर देनी चाहिए थी और जहन से निकल गई। कोई बच्चा बता सकता है तो बता दे, इसको अटैम्प्ट का पता है तो, सानू केड़ा पता। अच्छा जी, ये पिछली 3 अटैम्प्ट्स के अंदर अंदर ही सवाल आया, पुराना सवाल नहीं है। तो आप पास पेपर के रिसेंट सवालों को खुद से जब करते हैं ना, मैंने नहीं डिस्कस किया था, आपको होमवर्क दे दिया था। 2-3 बातें इसमें थी जो अभी तक उस कॉन्फिडेंस से आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे अगले दिन जाकर हमने वो कैश फ्लो में जो चीज़ें आनी है या नहीं आनी, ऐसी कुछ बातें भी की थी। लेकिन आप फिर भी बेटा प्लीज़ पास पेपर्स को करने के बाद खुद को सही से आप जो है वो एवेल्यूएट कर लेते हैं कि हाँ हम ICAP के लेवल के ऊपर आ चुके हैं इस टॉपिक में या नहीं आ चुके। फिर टेस्ट में हम 2-3 बातें एडिशनल भी बीच में डाल देते हैं कि चलो हो सकता है ICAP ने ये बात नहीं पूछी, अब ऐसे करके पूछ सकता है, तो वो फिर थोड़ा सा और तैयारी आगे बढ़ जाती है। तो टॉपिक टू टॉपिक हम चल रहे हों तो कोशिश करनी है टेस्ट के अंदर आपने 70% मार्क्स लेने हैं, ठीक है। पेज नंबर बेटा 343, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बारबरी सीमेंट BCL फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 20 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 400। कैरिंग वैल्यू मींस बुक वैल्यू, ठीक है। तो सवाल में बुक वैल्यू रेडीली अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में हम बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं ना जी, बोलें। तो बुक वैल्यू सवाल में उसने बनी बनाई रेडीली अवेलेबल दे दी है, रिकवरेबल अमाउंट बस हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी गिवन है जी? 400। लेकिन सवाल से इसको उठा के यहाँ लिखने के मार्क्स होंगे, टेंशन नहीं लेनी, निकालनी पड़ी तो शायद 1 नंबर होता तो अभी भी 0.5 होगा या 0.25 होगा, क्योंकि बुक वैल्यू को टेस्ट में लेकर तो आए ना आप, टेस्ट लगाने लगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 4 ईयर्स। तो इंडिकेशन है लाइफ का कम हो जाना, ये इंडिकेशन है ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है ना। अगर डाटा दे दे तो ना दे तो फिर ठीक है, चुप करके चेंज इन एस्टीमेट वाला काम करते होते हैं हम। बहरहाल 4 साल पर ज़िंदगी आ गई है, तो 4 साल ही पर जो है वो हमने अब प्रोजेक्शन बनानी होगी। हम इस वक्त खड़े हैं 31 दिसंबर 20 पर, ठीक है। और 31 दिसंबर 21, 22, 23, 24 ये लाइफ रह गई है हमारे इस एसेट की, ऐसे ही है। अच्छा, अब वो कहते हैं इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट फॉर द ईयर 21,
हम कहाँ खड़े हैं जी, 20 में। 21 का बता रहा है आर एस्टिमेटेड एट 200 मिलियन। तो 21 के कैश इनफ्लो हैं 200 और दीज इनफ्लोज आर सब्जेक्ट टू 10% डिक्रीज। तो ज़रूरी नहीं है कि कैश फ्लो इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इनफ्लोज हैं 21 के इनफ्लोज कितने हैं जी, 200। अब इन 200 ने हर साल 10% कम होना है। अब ये 10% कम होने का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। आप चाहो तो 200 जमा नहीं माइनस कितने 10% ऑफ 200 कर दो, या 200 का 90% भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सारा एग्जामिनर को कैसे बताना है, यहाँ पर आप यूँ लिख सकते हैं, एट द रेट ऑफ 90%। उसको पता लग जाएगा 90% लिखा है उसने, मतलब हर साल 90% पे लेके जा रहा है। या आप यूँ भी लिख सकते हैं एट द रेट ऑफ डिक्रीज, या यूँ लिख दें डिक्रीज 10%। यानी कि उसको कुछ ना कुछ निशानदेही आपने कर देनी है कि आप बस ये लिख दोगे ना काफ़ी है। उसके बाद अगली जो फिगर नज़र आएगी ना, वो फिगर से उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ये काम किया हुआ है। लेकिन कोई ना कोई निशानी आप यहाँ पर ज़रूर लगा दें, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया कि ये कैश फ्लो जो है ये 90% है। ठीक है ना, ओके। अब ये सारे काम यहाँ पे नहीं शो कर रहे, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे 200 इंटू 90% और उसी 180 जो आंसर है उसको फिर करेंगे 90%, 160, और फिर उसी को दोबारा 140। तो वो कैलकुलेटर के ऊपर ही फिगर लिख देंगे। एक बार लिख दिया आपने। अगर थोड़ी ये जगह तंग थी, ज़रा थोड़ी तफसील लिखना चाह रहे हो तो आप यूँ भी लिख सकते हो कैश फ्लो इंटू 90%, CF इंटू 90%। ठीक है ना, या डिक्रीज ऑफ 10%, कोई निशानी लिख दो, बस उसको बता दो। उसके बाद कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं, वो कैलकुलेशन सामने आती जाएगी, उसको क्या होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आउटफ्लोज हैं जी ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर 2021 एस्टिमेटेड एट 80 मिलियन। दीज आउटफ्लोज वुड इंक्रीज बाय 5%। तो कुछ डिक्रीज हो जाए, कुछ इंक्रीज हो जाए। तुम इतनी लंबी जुमाई लोगे और बड़ी, फिर तो ये एट द रेट ऑफ 105% लिख दो, ऐसे कर दो, या लिख दो इंक्रीज बाय 5%, बस लिख दो एक बार। पहला जी कैश फ्लो 80 है। अब 80 को 80 प्लस 80 का 5% कर दो, या 80 इंटू 105% कर दो, यानी 80 इंटू 1.05। आंसर तो सेम ही है, बोलो 84, और करते जाओ 88, 93। ठीक है जी, 2 पॉइंट्स हो गए। कितना आसान सवाल है ना जी। BCL's नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑफ 20%। इसका क्या करना है जी, इसको कुछ भी नहीं कहना। अब मैंने यहाँ पे तो जगह छोड़ी नहीं है, इसलिए आपने यहाँ पे छोटा सा ना एक ऐसे नोट डाल देना है, और नोट के अंदर आपने फिर आप छोटा सा मजबूरी, अब पहले मैंने लिखना भूल गया उस क्लास में, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि इनकम टैक्स इज इग्नोर्ड इन वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन। बस इतना सा लिख दें, काफ़ी, उसे पता लग जाएगा कि आपने इग्नोर किया खुद। ठीक है ना, मुझे बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये बताओ मैंने इग्नोर किया, मुझे पता है मैंने इग्नोर करना था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 100। तो उसने नेट करके खुद ही बता दी डिस्पोजल प्रोसीड्स, तो ये लाइफ के एंड पे 100 पॉजिटिव आ जाएगा, इनफ्लो है। सही है। ओह, डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन को भी हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट इग्नोर कर दी, और साथ ही आपने यहाँ पर यूँ लिख दिया इनकम टैक्स एंड डेप्रीसिएशन। मैं भूल गया, डेप्रीसिएशन भी यूँ लिख दो, एक ही दफ़ा लिख दो, अलग अलग भी लिख सकते हो। इनकम टैक्स एंड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आर इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज। ठीक है, इसको आर कर लेना आप। अच्छा जी, उसके बाद प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट्स आर 12% एंड 9.5। कौन सा यूज़ करेंगे, पोस्ट टैक्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और प्री टैक्स रेट को हमने यूज़ करना है डिस्काउंटिंग में। ठीक है जी, 12% नहीं यूज़ होना है। अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्लांट विद सिमिलर कैपेसिटी कैन बी परचेज एज 350। इसका क्या करें जी,
भाई इसका हमने कुछ नहीं करना बेटा, नया प्लांट थोड़ा ही खरीदना है इस दिन इस अमाउंट का, यही प्लांट चल रहा है, चलने तो इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं, तो इस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो इस दिन खड़े होके इस जैसा नया प्लांट खरीदने की जो है वो कीमत है, इसको इग्नोर करना था। हाँ, BCL हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर टू बाय एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर 250, BCL विल हैव टू इनकर शिपिंग कॉस्ट ऑफ 7 मिलियन। ये है 31 दिसंबर 2000 जो भी आप जी 20 के ऊपर खड़े हैं, इस दिन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितनी है जी? 250 माइनस 7, ठीक है जी, 243, और वैल्यू यूज़ के लिए अब बस 10% लगाना है, तो ये बता दो रहा 120, 96, 74, 153। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो 12% के हिसाब से इसको 1 साल, ये अच्छा ये फैसला कर लें। अच्छा जी, 1.1 रेज़ टू पावर इसको 2 साल पीछे बुलाएं, इसको 3 साल पीछे बुलाएं, इसको 4 साल पीछे बुलाएं। प्रेजेंट वैल्यू निकालें जल्दी से, कैलकुलेटर कढ़ो पाएं तुसी भी, खोल लो इनू उल्ली लानी जी। 107, 70, टोटल 350, 34, ठीक है, ये 334 आ गया, हायर 334 है, लेकिन औकात बहुत कम है, एसेट तो इम्पेयर हो गया है 66 रुपीज़। तो ये 7 नंबर का सवाल है। तो भाई पर्चे में हर तरह के सवाल होते हैं, आपने बस मार्क्स गेन करने वाले सवालों को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। तो होमवर्क लिखा जा चुका है, होमवर्क जी जी बेटा, उसकी वजह ये है कि हमारा ये एसेट जो है ना, ये एसेट है हमारा आज। बात समझें जी प्लीज़ प्लीज़। क्वेश्चन ये है कि हम वैल्यू इन यूज़ प्रेजेंट वैल्यू आज क्यों निकालते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की। भाई सवाल सुन लें सारे, जवाब भी। ये हमारा जो एसेट है, इस एसेट के ऊपर हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है। इसी एसेट को हमने बेटा प्लीज़, बाज़ार में अगर आज बेचना है तो आज की कीमत, इसी की आज हमारी किताबों में बुक वैल्यू हो, और इसी हालत में ये अगले 10 साल चल के जो कैश फ्लो लाए उसकी कीमत, ठीक है। इवन हमने ये कहा था कि इसको अपग्रेड भी किया है ना, तो उसको भी इग्नोर करना है और कैश फ्लोज को भी इग्नोर करना है। अब अगली बात आई, ये फ्यूचर के कैश फ्लोज को आज क्यों लाना है? तो जब इसकी फेयर वैल्यू आज की ले रहे हो, जब इसकी बुक वैल्यू आज की ले रहे हो, तो अगले 5 साल में फैले हुए कैश फ्लोज को कैसे टोटल कर सकते हो? अगले 5 साल कैश फ्लोज आज के कैश फ्लोज के बराबर हैं क्या? आज आपके जेब में जो 100 रुपया है, 1 साल बाद भी इस 100 रुपये की कीमत इतनी ही होगी? नहीं। तो फिर जो 1 साल बाद वाला कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ताकि लाइक विद लाइक का कंपैरिजन हो सके, ठीक है। बेटा फ्यूचर की वैल्यू उसने कही है ना, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना आज, ठीक है। एक चीज़ उसने कहा ये फ्यूचर में इतने कैश फ्लोज आने हैं, तो उसकी आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि आज इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं ना, ठीक है। वो हम क्यों देखें, वो 2 साल बाद जाकर देखेंगे। तो 2 साल बाद कोई, वो तो अपग्रेड की कॉस्ट कह रहे हैं आप। 2 साल बाद हमने एसेट को अपग्रेड करना है, तो वो 2 साल बाद की बात 2 साल बाद देखी जाएगी। इस वक्त क्या वो अपग्रेड हो गई है? इस साल तो, इस वक्त तो एसेट वही है पुराने वाला, उसी के कैश फ्लोज लेने हैं, उसी की वैल्यू यूज लेनी है, उसी का फेयर वैल्यू लेनी है, उसी की बुक वैल्यू लेनी है, नए एसेट को नहीं लेना, ठीक है। ठीक है जी, होमवर्क ये करके आइएगा। ज़िंदगी रही तो अब रिजल्ट के बाद होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।